हेलो एवरीवन। मैं आशीष कुमार, एकेडमिया का डायरेक्टर। और आज मैं आप लोगों को रीजनिंग के बारे में बताने के लिए सूरज सर के साथ आया हूँ, जहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग का पैटर्न कि किस तरह आपको बैंकिंग के एग्जाम्स में आपको तैयारी करनी है, चाहे आईबीपीएस पीओ का एग्जाम दे रहे हो, चाहे क्लर्क का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आईबीपीएस पीओ क्लर्क का एग्जाम दे रहे हो या आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम दे रहे हो। तो ना सिर्फ ये बैंकिंग एग्जाम्स के लिए है, साथ ही साथ आप इंश्योरेंस सेक्टर में भी अगर आप एग्जाम दे रहे हो या तैयारी कर रहे हो तो वहां के लिए भी एप्लीकेबल है। इनफैक्ट आप नाबार्ड वगैरह का भी एग्जाम देते होंगे तो वहां पे भी आपको ये एप्लीकेबल है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ना बल्कि सिर्फ बैंकिंग के एग्जाम में बल्कि उसके अलावा एसएससी वगैरह के भी आप पूछे जाते हैं। तो आइए सर, सूरज सर को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आज आप सभी लोगों के सामने। आइए सर, नमस्ते सर, कैसे हैं? ठीक है। ठीक है सर, नमस्ते। तो देखिए ये हमारे सर हैं, रीजनिंग की फैकल्टी है, जो बेसिकली आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि भाई कोई भी बैंकिंग एग्जाम है तो उस बैंकिंग एग्जाम में किस तरीके से हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और किस तरीके से प्रिपरेशन होना चाहिए रीजनिंग की, ताकि आपको जो रीजनिंग से जो बच्चे डर रहे हैं या नहीं क्वेश्चंस कर पा रहे हैं वो किस तरीके से अपने सिलेबस को समझे और उस पैटर्न के आधार पर किस तरह से अपना टाइम टेबल बनाए, किस तरीके से अपना वीकली प्लान बनाए, किस तरह से मॉक टेस्ट करें, ये सारा प्लान आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सर आप थोड़ा सा, मैं आप पे हैंड ओवर कर रहा हूँ, आप यहाँ पे ये बताइए कैसे सिलेबस आता है और सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स आ रहा है और किस तरह से एग्जाम पैटर्न लेते हैं। सबसे पहले रीजनिंग पे अगर हम फोकस करें तो सर रीजनिंग कोई एक सब्जेक्ट नहीं है। बिल्कुल सर। रीजनिंग अगर सब्जेक्ट हुआ रहता तो बच्चे को कॉलेज में रीजनिंग सब्जेक्ट से एक डिग्री करने का मौका मिला होता, लेकिन हम सुने ज्योग्राफी से बच्चे करते हैं, सिविक्स से, है ना। लेकिन रीजनिंग से कभी मौका नहीं दिया गया बच्चे को, कहीं कॉलेज में पढ़ाई नहीं किया जाता। इसका मतलब है कि रीजनिंग कॉमन है। लेकिन अभी के गवर्नमेंट जॉब में रीजनिंग का काफी वेटेज दिया जा रहा है ना। आप स्टेनो का एग्जाम को उठाएंगे, यह स्टेनो का एग्जाम एक पूसा का एग्जाम होता है, वहां पर भी बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं। जैसा कि यह क्लियर हुआ है सर, कॉमन टॉपिक की बात करें तो कॉमन टॉपिक में बहुत सारे टॉपिक मिला हुआ है। बिल्कुल सर। कॉमन टॉपिक पजल, सैलोलिज्म, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, रैंकिंग, इनपुट आउटपुट, डाटा सफिशिएंसी एंड लॉजिकल रीजनिंग। जैसा कि इतने सारे टॉपिक जो भी दिए हुए हैं सर, ये कॉमन टॉपिक है। एसएससी में भी पूछे क्वेश्चन तो हर जगह पूछे जाते हैं। हाँ, नो डाउट, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा आपका एसएससी कुछ टॉपिक इसमें से रेलवे में भी, जैसा कि कोडिंग डिकोडिंग का अगर यदि हम डिस्कस करें तो कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ज्यादा वेटेज आपके एग्जाम में होता है। कोडिंग डिकोडिंग रेलवे की यदि आप एनटीपीसी को उठा ले या तो फिर आप ग्रुप डी लेवल का भी एग्जाम को उठा ले तो बहुत ज्यादा वेटेज चल रहा है कोडिंग डिकोडिंग। बिल्कुल सर, कोडिंग डिकोडिंग तो हर एक एग्जाम्स में आपको देखने पास के डेट लेकिन ये प्रॉपर यदि हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग में आप सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, जो कि 50 से 60% का वेटेज दिया हुआ है। 60% का वेटेज रखता है। उसी प्रकार से लॉजिकल रीजनिंग ये एक एनालिटिकल रीजनिंग के अंतर्गत आता है। एनालिटिकल रीजनिंग में आपका लगभग 7 से 8 टाइप पूछे जाते हैं, जो कि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्रीलिम्स का कोई वेटेज रहता है लॉजिकल रीजनिंग का? लॉजिकल रीजनिंग में पीटी में भी पूछा जाता है सर, लेकिन उसका वेटेज थोड़ा कम होता है। इसमें टोटल 8 चैप्टर पूछे जाते हैं, 8 से 9 चैप्टर आते हैं। स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कलूजन, उसके लिए तो अलग से हम लोग वीडियो बना लेंगे ताकि बच्चों को उसके लिए हेल्प हो जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ सर हम लोग आगे हम लोग ये भी डिस्कस करना चाह रहे थे भाई प्रीलिम्स में अगर बच्चा फोकस करना चाह रहा हो तो फोकस किस पे करें, यानी किस तरीके से वो सिलेबस को कवर करें ताकि उनको क्या है इजी हो जाए सर प्रीलिम्स को क्लियर करने। ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्रीलिम्स में अटक जाते हैं, करते तो तैयारी बहुत अच्छा है लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रीलिम्स में, तो उनको क्या करना चाहिए? अगर प्रीलिम्स का पहले आप तैयारी कर रहे हैं तो ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना होता है। अगर आपके अंदर स्पीड आ जाएगा तो एक्यूरेसी भी खुद में खुद आ जाएगा, ठीक है। हाँ। और उसके बाद कृषि क्या है गेम में सर, बेसिकली देखा जाए तो भाई आपके पास समय लिमिटेड होता है और उस लिमिटेड में आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस करने होते हैं और सही क्वेश्चंस करने होते हैं। वो बात है, अगर आपका सही हो रहा है सारे बेसिस के हिसाब से और स्पीड के हिसाब से बना रहे हो तो प्रीलिम्स आपको निकालना कोई टफ काम नहीं है। अगर प्रीलिम्स निकाल गया तो फिर मेंस में भी आपको खुद में आइडिया हो जाता है बच्चे लोग को कि हम कैसे आगे का तैयारी करें। बिल्कुल बिल्कुल, बात थोड़ा सा क्या लॉजिकल रीजनिंग जो अभी हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे मेनली मेंस के पर्सपेक्टिव पे है, तो वहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग
थोड़ा सा उनको बच्चों को ज्यादा अच्छा से फोकस करना चाहिए ताकि उनके लिए मेंस थोड़ा इजी हो जाए। अच्छा, चलिए सर, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये भी है कॉन्सेप्ट, जो टॉपिक वाइज बेसिकली देखा जाए, जो अभी हम लोग सिलेबस बेसिक बच्चे आप लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि भाई बहुत सारे सिलेबस के ऊपर आपने देखा, उसमें पजल, सिटी टेक्निकल सिलोजिज्म वगैरह आया था सारा कुछ। तो उसमें यहाँ पे कुछ क्या है, फोकस एरिया हमने डिसाइड किया है, दिखाया है कि भाई वहां पे आपको कौन कौन से एरिया पे फोकस करना चाहिए। तो सर इसमें ये जो पजल्स वगैरह है, तो पजल्स वगैरह में जैसे इसमें दिखता है लीनियर, सर्कुलर, फ्लड बेस्ड, बॉक्स बेस्ड, कंपैरिजन बेस्ड। देखिए सर, तो इस तरीके से क्वेश्चंस कैसा है? यदि हम पजल सेक्शन की बात करें तो बच्चे को इसमें लगभग 5 टाइप का क्वेश्चन पढ़ना होता है। पजल में आपका ग्रुपिंग का आएगा, कंडीशनल ग्रुपिंग, डे, मंथ और ईयर पे आधारित के क्वेश्चन भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारे चीजों को दर्शाया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट को सर्कुलर पे समझाया जाता है बच्चे को, बच्चे को ऐसा बताया जाए कि बच्चे इजी वे में इसको समझ सके। सर्कुलर पे होता है कुछ और भी इस टाइप का, केंद्र की तरफ मुड़कर बैठे हुए हैं या केंद्र से विपरीत होकर बैठे हुए हैं, इस तरीके से क्वेश्चन रेगुलेशन पे आगे पीछे भी, दाएं बाएं भी फॉर्म में भी रहता है, उस तरह के क्वेश्चन। उसी प्रकार से इनइक्वालिटी दिया हुआ है, प्रैक्टिस डायरेक्ट एंड कोडेड इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में भी 2 प्रकार का पूछा जाता है, जो कि कोडेड इनइक्वालिटी आपके इंपॉर्टेंट पार्ट, ये हमारा थोड़ा सा फोकस एरिया होना चाहिए। लेकिन बच्चे को क्या ध्यान देना होता है, कोडेड इनइक्वालिटी से भी पहले सर ये प्रैक्टिस जो डायरेक्ट इनइक्वालिटी पूछा जाता है, अगर डायरेक्ट तो पता होगा तो बच्चे को अगर बेस पता हो तो कोडेड भी बहुत आसानी से बन जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन सर हमेशा एक दो क्वेश्चन पर ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें नहीं पूछा जाता। इनइक्वालिटी सर एसएससी में पूछा जाता है, लेकिन पिछले 3 साल से हम क्या देख रहे हैं कि रेलवे में भी इनइक्वालिटी को एक क्वेश्चन पूछा किया जा रहा है। उसी प्रकार से डायरेक्शन भी लगभग। इनफैक्ट देखिए बच्चों, मैं एक चीज यहाँ पे एक और चीज बोलना जरूर चाहूंगा। अगर आपको क्या है, जैसे पजल्स है, इसमें हम अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देख रहे हैं या सिटिंग अरेंजमेंट में टाइप्स देख रहे हैं, तो अगर इस पे भी थोड़ा सा अगर डिटेल्स आपको देखना है कि हाँ, अगर सर मुझे नहीं पजल्स के बारे में थोड़ा सा बताइए कि पजल्स को तैयारी कैसे करें, या सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस में क्या कॉमन मिस्टेक्स है जो जनरली आमतौर पे जो लोग गलतियां करते हैं, उन गलतियों को कैसे हम लोग नलिफाई करें, तो इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। आप जरूर कमेंट करें उस चीज के बारे में, और जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तब तक हम लोग क्या है, हमें पता नहीं चल पाएगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम को हम जल्दी सॉल्व भी कर पाएंगे। बिल्कुल, तो आप जरूर कमेंट्स करें। तो इस तरीके से बेसिकली सर ये हमारा फोकस एरिया होना चाहिए, जहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग के लिए न्यू पैटर्न्स कोड है, आउटपुट के लिए हमारे पास लॉजिक एंड पैटर्न्स वाले सेक्शंस है, जो कि खासकर मशीन्स ऑपरेशंस के ऊपर ज्यादातर यूज होते हैं, उस तरह का इनपुट आउटपुट के डेटा देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे इवैल्यूएशन विदाउट सॉल्विंग, यानी कि आपको डेटा एनालिसिस में इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट वहां पे देखा जाए तो यही है कि आप एनालिसिस ना कीजिए, इवैल्यूएट ना कीजिए, सॉल्व मत कीजिए, उसको आप मुंहजबानी जिसको बोलते हैं कि भाई आप बाई वर्बल मनी मन उसको तरीके से सॉल्व कर ले रहे हैं, राइट। तो वो चीजें हैं। और लॉजिकल रीजनिंग तो वहां पे एजम्पशन एक सबसे मेजर क्वेश्चन आ जाता है मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे इस चीज का नॉलेज है, ठीक है। तो कॉज ऑफ एक्शन, कॉज इफेक्ट, कंक्लूजन, ये सब सारे सेक्शन हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सर हम लोग देखिए बहुत सारे बच्चों को सर एक चीज दिक्कत ये है कि होता है स्टडी प्लान, उनको ये नहीं पता होता कि भाई पढ़ना कैसे, या कितना घंटा पढ़ना है, या यार सर बस हमारा टाइम टेबल नहीं बनता सर, कभी ये बहुत सारी इस तरह की दिक्कत आते हैं। किसी क्वेश्चन बच्चे से पूछो तो कहते हैं सर हम 2 घंटे पढ़ते हैं, तो भैया 2 घंटे में तो भाई कोई भी एग्जाम पास आउट करना इट इज अ वेरी टफ टास्क, ठीक है। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि आप लोग देखिए, आप लोग के लिए एक स्टडी प्लान लेकर आए हैं, जो कि आप अपने पूरे मंडे टू से सैटरडे तक, संडे तक, इनफैक्ट इवन ऑल 7 डेज के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपना एक टाइम टेबल बना सकते हैं, जहां पे आप अपना उस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ टॉपिक्स है, और टॉपिक्स के साथ साथ प्रैक्टिस फोकस एरिया भी हमने बताया है कि आपको उससे कितने तरीके के क्वेश्चन करने हैं या कितने तरीके के सेट्स करने हैं। तो सर इसमें क्या करना चाहिए बच्चों? जैसा कि आप यहाँ पे दिया हुआ है, मंडे टू संडे प्लानिंग सेट किया गया है, बच्चे को खुद से एक प्लान भी सेट करना चाहिए कि जैसा कि दिया हुआ है मंडे को पजल में लीनियर और सर्कुलर, जैसा कि पजल का लीनियर और सर्कुलर आपका पढ़ाई हो चुका है सर, तो उस पर घर पे खुद से 1 घंटा मेहनत करना चाहिए, जैसा कि दिया हुआ है। इसमें ताकि आप जितना सेट कीजिएगा उतना ही ज्यादा आप करने पड़ेगा, तो ये एग्जाम ही सेट वाला एग्जाम, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा प्रैक्टिस मेक्स द मोर परफेक्ट, है ना। एक कहावत है ना कि भाई अगर आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा उभरेंगे, निखरेंगे, तो वही चीज है। खैर ट्यूसडे को आप सिलोजिज्म प्रिंसिपलिटीज कर सकते हैं 50 क्वेश्चन, यानी कि बच्चे अपने अनुसार इस चीजों को देख लेते हैं, अपने अनुसार भी पढ़ा सकते हैं कि बच्चे के पास कितनी टाइम अवेलेबिलिटी है, और उसी के आधार पे अपना वो अपने आप को जो है, लेकिन ये प्रैक्टिस फोकस उनके लिए ज्यादा बेटर रहेगा सर, जो
जो बेसिकली क्या है, रीजनिंग वाले फील्ड में वीक हो, बेसिकली जिनका कमजोर हो थोड़ा सा, उन बच्चों के लिए सबसे अच्छा सेक्शन ये है। अच्छा जिनका रहेगा। रीजनिंग बहुत अच्छा है उनको इतना फोकस करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ सर। क्योंकि उनको ऑलरेडी दे कैन हैंडल द वेरी मच सिचुएशंस इजीली, है ना। फिर अगर आगे बात करें डियर, तो यहाँ पे आप आ जाता है फोकस ऑन द स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, सर आपको बताएंगे कैसे अपना स्पीड बढ़ाना है, कैसे आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है, वो क्या, उसके लिए क्या करना चाहिए सर। अगर बच्चे को खुद में स्पीड बढ़ाना है तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, यूज ए टाइमर व्हाइल प्रिपरेशन टेस्ट, यानी कि टेस्ट देने के बाद टाइमर जरूर लगाए, है ना। अगर मोबाइल में भी टाइमर का हाँ, सेक्शन है, अगर आपके पास फोन नहीं है तो आप घड़ी का भी इस्तेमाल आज के जैसा घड़ी कोई नहीं रखता, फोन जरूर रखता घड़ी तो होता ही है ना। उसी प्रकार से दिया हुआ है फोकस करने के लिए एक्यूरेसी और स्पीड पे इंक्रीज करें। हाँ सर। एक्यूरेसी बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड भी इंक्रीज करेगा, हाँ, क्योंकि बिना एक्यूरेसी का स्पीड नहीं है, क्योंकि बच्चा को कहीं ना कहीं ये लगने लग जाता है कि भाई अरे यार ये क्वेश्चन अगर इससे आएगा आपका इंक्रीज कर जाएगा स्पीड, सिंपल सी बात। ऑटोमेटिकली चीज है सर। हाँ, एक पर एक फ्री वाला सिस्टम है कि हाँ, अगर एक्यूरेसी हो गया तो स्पीड ऑटोमेटिक मिल जाती है। ठीक है सर। और यहाँ पे नेक्स्ट है स्किप टाइमिंग कंज्यूमिंग पजल्स। ये तो देखिए हर तरह के एग्जाम्स में एप्लीकेबल होता है। क्यों सर, अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आपको टाइम कंज्यूम कर रहा है तो उस तरह के क्वेश्चंस को आपको स्किप कर लेना चाहिए, ताकि क्या है आपको वो समय का बचत होता है। इफेक्ट वो आप बच्चों को खुद पता चल जाए कि ये मेरा बिग पार्ट है या ये मुझे हार्ड लग रहा है क्वेश्चन, तो उस तरह का क्वेश्चन को स्किप कर दें, ताकि आपके पास समय का जो है वो लिमिट है, बहुत कम समय होता है इस कारण। खैर, अब क्या ऐसा टेक सेक्शन है फुल लेंथ मॉक्स, तो इसमें बच्चों को क्या करना है, एक तो हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी अवेलेबल है एकेडमी एप्लीकेशंस पे, जो कि आप बच्चे कोई भी अपना प्ले स्टोर पे जाके आप एकेडमी ग्रुप सर्च करोगे तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, और वहां पे जाके आप अपना बहुत सारे मॉक टेस्ट है, फ्री मॉक टेस्ट भी है, डेली क्विज़ेस वगैरह भी है, तो वहां पे आप जाके कर सकते हैं। तो उसमें जनरली क्या करना चाहिए सर एप्लीकेशंस वाले सेक्शन में? यदि आप एप्लीकेशन में जा रहे हैं तो बहुत अच्छा यहाँ पे फैसिलिटी दिया हुआ है ना। हाँ। टाइम टेकन पर क्वेश्चन, मतलब कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन पे एनालाइज भी करना है, क्योंकि सर वहां पे एप्लीकेशन हमारा जो है उसमें ये भी बताया जाता है स्टूडेंट्स को। इनफैक्ट स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, आप जैसे कोई भी एग्जाम दोगे तो वहां पे क्या है, आपको कितने टाइम लिए है पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन करने में, वो वहां पे आपको बताई जाएगी। नहीं, एक डिटेल एनालिसिस जो है आपको वो रोड मैप जो है वो आपको दिखाया जाएगा, रोड मैप, और उसमें कितने आंसर का क्वेश्चन आपने गलत किए हैं, और गलत किए तो भी किस रीजन के लिए चक्कर में गलत हुआ है, यानी क्यों गलत हुआ है क्वेश्चन, ये आपको जो बताया जाएगा। और आपको भाई उसमें स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन आपका क्या है, यानी जैसे आप पर्टिकुलर टॉपिक्स पे कर रहे हो क्वेश्चन, जैसे अभी हमने बहुत सारे टॉपिक्स देखे, तो उस टॉपिक में कौन से टॉपिक्स आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा टॉपिक वीक है ना, वो सेक्शन है जो आपको बताया जाएगा। तो आपको ये सारे एनालिसिस है जो आपको करना है। इनफैक्ट आप अगर एप्लीकेशन पे ये तो आपको ऑटोमेटिक बनाया आपको दे रहा है, बट इन जनरल अगर आप प्रैक्टिस बुक वगैरह से भी, अगर मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है बुक, है ना, तो आप उन बुक्स के थ्रू भी अगर प्रैक्टिस करें तो ये जरूर उनको करना चाहिए खुद से एनालाइज कि मेरा टाइम कितना लगा। एक तो टाइमर लगा लें सबसे पहले बच्चे पे, हाँ भाई मेरा 1 घंटे मुझे 100 क्वेश्चन करना है, तो 60 मिनट का हमने टाइमर लगा दिया। अब उसमें कितने क्वेश्चन हमने सही बनाए, कितने क्वेश्चन गलत बनाए, अब उसमें कितने क्वेश्चन बच्चे तुक्के भी मारते हैं, नो डाउट हर क्वेश्चन बच्चा ये नहीं करता, कितना 50-50 का भी रेशियो होता है, तो भैया वहां पे भी तुक्का मार देते हैं। तो उन चीजों में आप खुद से भी एक एनालिसिस कीजिए, क्योंकि जब आप खुद से एनालिसिस करते हैं तो वो आपको एक अलग बुश दिखता है बच्चों को जनरली। खैर, तो सर हम नेक्स्ट चलते हैं। अब खासकर जो बच्चे अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए वो जरूर डाउनलोड करें। लास्ट पेज में मैं आपको स्कैनर अपलोड दिखाने वाला हूँ, और उसको स्कैन करके स्क्रीन से ही डाउनलोड डायरेक्टली आप स्कैन करके और डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत ही सस्ते में एंड बहुत ही लो कॉस्ट में आपको सारे टेस्ट वगैरह और वीडियो कोर्सेज जो है वो आपको प्रोवाइड किए गए। खैर, नेक्स्ट हमारा है सर मास्टर्स पजल इन सिटिंग अरेंजमेंट। तो बेसिकली पजल्स वगैरह को लेकर यहाँ पे बात की जा रही है कि भाई पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में किस तरह से आप मास्टरी कर सके, तो किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। देखिए, अगर यदि आप पजल या सिटिंग अरेंजमेंट का पढ़ाई चल रहा है तो 3 से 5 क्वेश्चन हर रोज प्रैक्टिस करें, पड़ेगा। टेबल वाले एलिमिनेशन टेक्निक्स उसी में बहुत सारा डायग्राम, टेबल, एलिमिनेशन बहुत जो सारा छापने की विधियां हैं वो सारे बच्चे को चीजों को प्रैक्टिस बच्चे को करना चाहिए। खासकर वो चीज उनको स्किप करना चाहिए जो जहाँ पे आप स्टक कर जा रहे हो, जहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है बनाने में, स्टक हो जा रहे हो, जो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लग रही है आपको, वैसे क्वेश्चन जो 3 से 4 मिनट से ज्यादा समय लगा रहा है, तो उस तरह के क्वेश्चंस को उनको डील नहीं करना चाहिए, बिल्कुल, है ना सर। तो अब यहाँ पे सर कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं जो कि हम लोग डिस्कस करने चाहते हैं कि भाई शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, एलिमिनेशन टेक्निक्स क्या क्या होना चाहिए सर। जैसा कि आप
सैलुलिज्म पढ़ रहे हैं तो सैलुलिज्म को हम दो माध्यम से बताते हैं बच्चे को, एक 50 एंड 100 के मेथड से और एक ग्राफ के मेथड से, ठीक है। बच्चे को जो अच्छा लगे, अगर हम 50 एंड 100 की बात करें तो 50 एंड 100 मेथड जो होता है सैलुलिज्म को आसान करता है, लेकिन ग्राफ थोड़ा सा लॉन्ग चला जाता है। जैसा कि पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है ओनली ए फ्यू सम और प्लस नॉट ऑल का, है ना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अभी अधिक किया जा रहा है, ओनली ए फ्यू और एक फ्यू, जिसको केवल और केवल कुछ वाली जो क्वेश्चन बोलते हैं, ये कंफ्यूजिंग भी ज्यादा रहता है, बच्चे लोग को अक्सर कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन सबसे ज्यादा। तो इस चीज पे फोकस करना होगा बच्चों को, सैलुलिज्म में हम कहाँ पे फोकस करें कि कहाँ पर एग्जाम अच्छे से ऑथेंटिक आंसर हमें मिल सके। उसी प्रकार से इनइक्वालिटी में भी सारे लोग को बताने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन यह है कि बच्चे को बता देने के बाद एक बार बच्चे खुद से बना लेते हैं। हम क्लास में अगर थ्योरी क्लास करते हैं, वीडियो क्लास कर रहे हैं या ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हो कहीं भी, तो उससे अगर बच्चा उस थ्योरी पे अगर कॉन्सेप्ट पे अगर ज्यादा ध्यान देता है तो वहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम। उसी प्रकार से डायरेक्शन को यदि हमने डायरेक्शन का प्रॉब्लम कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, उसी प्रकार से कंपास बनाकर कोऑर्डिनेट पे तो कंपास वगैरह है या वो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, अलग अलग 4 एंगल्स हो गए हमारे और 4 इन बिटवीन एंगल्स हो गए, तो उसको लेकर भी बड़ा बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बेटा बहुत सारे देखो मार्केट्स में ना स्टडी मटेरियल की भंडार है, कोई कमी नहीं है उस चीज को लेकर। मार्केट में आप पत्थर फेंकोगे तो 10 तरह के रीजनिंग के बुक मिल जाएंगे, लेकिन भाई पत्थर फेंकने से रीजनिंग के जो बुक मिल रहे हैं वो जरूरी नहीं है, आपको राइट स्टडी मटेरियल पर जरूरी है। बिल्कुल। तो एक तो जो हम लोग स्टडी मटेरियल दे रहे हैं वो आप प्रेफर जरूर करें, और दूसरा अलावा आप मार्केट में जो भी थोड़ा प्रचलित स्टडी मटेरियल है उसको जरूर बनाएं, जितने भी, चाहे प्रैक्टिस बुक हो, चाहे खासकर प्रैक्टिस बुक खरीदें, थ्योरी का बुक उतना ज्यादा खरीदने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या थ्योरी के हिसाब से बुक खरीदते हैं, लेकिन वो चीज नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस पे ज्यादा जोर देना है, ना कि थ्योरी पे ज्यादा जोर सर। जो बुक का थ्योरी होता है वो उससे बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक वो समझ में नहीं आएगा, जब तक आप क्लास या तो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन क्लास करने के बाद ही आपको जो थ्योरी क्लास में बताया गया है उसके बाद ही आपको क्वेश्चन बनाने में टाइम का बचत हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर एग्जाम भी सर आपका वो है थ्योरी बेस्ड थोड़ी है, आपका क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम है, और क्वेश्चन बेस में जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। फिर करता है आप सिंपल सी बात है, अपने प्रोग्रेस को भी सर्च कीजिए, भाई प्रोग्रेस आपका क्या चल रहा है। तो भाई आप अपने प्रोग्रेस को क्या कीजिए, ट्रैक कीजिए कि भाई आपने कितने अपने टॉपिक्स को कितना समय लगाया है ना। तो भाई टॉपिक्स, सबसे पहली बात आती है टॉपिक्स को कंप्लीट करना, यानी जिसको आप कह सकते हैं सिलेबस को कंप्लीट करना। अगर सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं है तो आप कोई भी टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं बना सकते। तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, सभी टॉपिक्स आपका क्लियर होना चाहिए बेसिकली, ताकि क्या है आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में क्लियरेंस अगर नहीं होगा तो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बनाने में दिक्कत आती है, चाहे कोई भी एग्जाम आप बच्चे दे रहे हो। तो सर यहाँ पे टॉपिक्स को कंप्लीट, एक्यूरेसी का क्या सीन है, कैसे आपको उसको ट्रैक करें बच्चा एक्यूरेसी? देखिए सर, एक्यूरेसी बनाने के लिए बच्चे को पहले आप, जैसा कि बताया गया है, टॉपिक कंप्लीट, अगर बच्चे टॉपिक अच्छे से क्लासरूम में कंप्लीट किए हैं उसके बाद घर पे बनाते बनाते खुद ही बच्चे के एक्यूरेसी आ जाएगा कि भाई आप आज 10 क्वेश्चन बनाते हैं 10 मिनट में, अगले दिन हम 10 मिनट 20 क्वेश्चन बनाएंगे, 20 क्वेश्चन बनाएंगे, फिर 30 क्वेश्चन बनाने। डिपेंड बच्चे पे करता है कि एक टॉपिक को कितने बार बनाए, लेकिन मोस्टली 2 से 3 बार बनाते बनाते बच्चे गिव अप कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, कि भाई थकने से कोई रिजल्ट तो निकलेगा नहीं, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना सर। फिर जनरली क्या है, एक एवरेज टाइम होना चाहिए बेसिकली हर बच्चों को, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन आप बना रहे हो तो आप सबको पहले तो ये देखना है कि आपको एवरेज टाइम कितना देना है पर क्वेश्चन। अगर भाई 30 से 40 सेकंड में एक क्वेश्चन बनाना है तो 30 से 40 क्वेश्चन सेकंड ही सारे क्वेश्चन पे देना है, वो आपका एक एवरेज टाइम हो गया। थ्योरी के टाइम बच्चे को बता दिया जाता है कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है तो आपको कितने सेकंड में बनाना है। हाँ, लगभग क्वेश्चन कब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी बन जाता है, मोस्टली लगभग 90% क्वेश्चन आपका 10 सेकंड के अंदर बच्चे को बनाने के लिए बता देते हैं। कुछ चैप्टर भी तो ऐसा भी होगा जिसमें पेन तक लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो तो मुझे मुंह पे मनी मन दिमाग में सोल्व हो गया, देखा सोल्व पढ़ा, बिल्कुल ठीक है। फिर कहता है मॉक स्कोर इंप्रूवमेंट, ये तो सबसे मोर इम्पोर्टेंट सेक्शन है सर। अगर देखा जाए ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड में सिंपल सी बात है, आपको वहां पे स्कोर करना है, क्योंकि मैक्सिमम स्कोर गुड सिलेक्शन गुड रैंकिंग, और आपको फिर पता चला अच्छे बैंक में भी जॉब मिली, पता चला इधर उधर वाले बैंक में दे दिए, कहीं दूर दराज वाले बैंक में तो आपको अच्छी जगह बैंक में चाहिए तो भाई उसमें स्कोर भी आपको होना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसमें सर कुछ मिस्टेक्स है जो इसके लिए बच्चे करते हैं, वो उसमें भी हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे। पहला चीज तो हम लोग ये देखते हैं बच्चे ज्यादातर क्या है स्पेंड कर देते हैं बहुत ज्यादा लंबा टाइम, खासकर पजल या स्टेटमेंट वाले सिटिंग अरेंजमेंट
एकदम लगे हुए हैं, अरे भैया ना इसको हमको आता, छोड़ेंगे नहीं इसको। नहीं, अरे छोड़, आता सबको है, लेकिन आपको ये भी देखना है टाइम टेबल वगैरह क्या है, टाइम से हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एवरेज टाइम हमारा, एवरेज से ज्यादा टाइम तो नहीं लग रहा है, दूसरा के क्वेश्चन पे ज्यादा समय नहीं देना चाहिए। क्यों सर? नहीं, अगर एग्जाम हॉल में आप बैठे हैं और अगर बड़ा सा क्वेश्चन आ जाए तो उसको स्किप करके आगे बढ़ जाना बेटर मानते हैं। बेटर ठीक? माना, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी एकदम स्टार्टिंग पेज पे दिया हुआ रहता है कि बच्चा उसमें उलझे। हाँ उलझे, स्टार्टिंग, हाँ, पहला स्टार्टिंग में क्वेश्चन नहीं रहता, हाँ सर, पहला बच्चा क्वेश्चन उस देख के पर उसका साइकोलॉजिकल हाँ, माइंड क्या कर दो, तोड़ दो। हाँ, तो यदि आपका प्रश्न पढ़ने के बाद आपको खुद में लग रहा है कि ये प्रश्न मेरे लायक नहीं है तो उसको छोड़कर आगे बढ़ना बेटर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़ना होता है। दूसरा एक तो सब ब्लाइंडली गेस नहीं करना चाहिए, चल जय माता दी लेट्स रॉक वाला कहानी है हाँ, कि भाई तुक्का मार दिए, चलो भैया पेन घुमा दिए, नॉर्थ आएगा तो मारेंगे, साउथ आएगा तो मारेंगे भी, तो इस तरीके का सेक्शन नहीं करना चाहिए बेटा, सिंपल सी बात है। और उसके बाद देखा जाए पढ़ने वाले बच्चे कभी तुक्का लगाएंगे ही नहीं। हाँ, पढ़ने वाले बेसिकली तुक्का लगाते हैं, वो पर्टिकुलरली देर प्रैक्टिस लाएंगे तो सॉल्व बिल्कुल सर, करना है और बिल्कुल। सारा काम करना है। और एक चीज सबसे बड़ी बात है, सिर्फ इजी क्वेश्चंस नहीं करना चाहिए, ताकि इजी क्वेश्चन सिर्फ करें अगर कर रहे हैं तो भाई आपके क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है, तो आपको अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिसिंग के दौरान भी सिर्फ इजी क्वेश्चन ना करें, और अगर कर रहे हैं तो इजी के साथ साथ आप थोड़ा लेवल वाला क्वेश्चन भी करें, जिसमें सबसे ज्यादा आपको हेल्प करता है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्यों सर? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द बेस्ट थिंग, वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कंटेंट है, बिल्कुल है? किसी भी एग्जाम्स के अब लिए कोई भी टॉपिक का थ्योरी पूरा हो जाए तो प्रीवियस ईयर एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का नजर जरूर डालें, एक बार क्या उसको 10 बार अगर सोल्व करते हो तो 10 बार सोल्व करें, उसमें एक्यूरेसी लाइए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं जो हमारे टेस्ट मॉडल्स हैं या PYQ जो टेस्ट मॉडल्स हैं वो आपको बहुत सारे सिमिलरिटीज देखने को मिलेगा, और उस स्टैंडर्ड पे अगर आप उसको सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें क्या है, आपको कोई परेशानी नहीं आता रियल एग्जाम में। आपको ऐसा लगेगा ये तो हमने कल बनाया था, ये तो हमने कल परसों बनाया था, ये तो हमारी बाएं हाथ का खेल है, चुटकी में बजा देंगे। नहीं नहीं, ऐसा बच्चे को सोचना नहीं चाहिए, पहले चीजों को देखकर पढ़ना चाहिए, नहीं उसके बाद भाई, बनाइए। मेरे कहने का मतलब ये है सर कि जब बच्चा उस लेवल पे प्रैक्टिस कर ले, हाँ, लेवल अप पे या PYQ के आधार पे बहुत अच्छा एक्यूरेसी ले आता है, तो उन बच्चों को रियल एग्जाम्स में इस तरह का व्यू शायद ना आए। आप हाँ, उनको सर। लगे ये जो हमारी चुटकी का काम है तुरंत बना लेंगे, 2 मिनट बना लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है, चलिए ऐसा मत सोचना बेटा, क्यों कोई पता नहीं कब एग्जाम कैसा आ जाए। ठीक है, कभी इजी भी आ जाता है, कभी टफ भी लग जाता है। बेटा मॉक टेस्ट एनालिसिस को स्किप ना करें, ये तो देखिए हर चीज के, मैंने अभी पहले भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई जितने भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उसका एनालिसिस जरूर करें, या तो खुद से करें या तो एप्लीकेशन पे आप जो दे रहे हैं टेस्ट वहाँ पे ऑलरेडी एक आपका एनालिसिस बताता है कि एनालिटिकल क्या आपका क्वेश्चंस का वेरिएशन रहा, आपने किस तरीके से टेस्ट अटेम्प्ट किए, तो वो एनालिसिस को जरूर देखें, ताकि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या आपको फोकस एरिया पता चले कि भाई मुझे कहाँ गलतियां हो रही है और कहाँ सुधार करती है, क्यों गलतियों का सुधार किया जाता है, जो हो ही रहा है अच्छा उसको सुधार थोड़ी करोगे, तो गलतियों को सुधार कर लोगे तो आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी और स्पीड भी बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिक सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो ये आपको क्या है, ग्रो करने में थोड़ा सा मदद करता है। फिर एक टिप्स है सर, फाइनल टिप्स के आधार पे, तो बेसिकली को बच्चे को और क्या करना चाहिए? सर, दिया हुआ फाइनली टिप्स में 1 प्रैक्टिस, घंटा बेसिकली बच्चों को डेली अपना प्रैक्टिस कर Daily लेना अपना- चाहिए, हाँ। फिलिंग्स में ज्यादा स्पीड और शॉर्ट्स क्वेश्चन पे Shorts ज्यादा question ध्यान पे देना ध्यान चाहिए। और अभी हम लोग स्टार्टिंग में भी बात किए थे कि Mains में- लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा करें, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ज्यादा, क्योंकि मेंस में ज्यादातर फोकस इसी पे क्वेश्चंस पे ज्यादा रहता है। और सबसे बड़ी चीज कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स, इसको रिवीजन जो है वो तो आपका बेटा मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे वो किसी तरह के एग्जाम्स ले रहे हो, आपको रिवीजन के साथ साथ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट और टिक्स वो वीकली आपको रिवीजन करना पड़ेगा, और उसके अलावा कोई दूसरा चांस नहीं। अब मैं लास्ट में एक चीज और बताना चाह रहा हूँ सभी लोगों को कि ये हमारा एप्लीकेशन का स्कैनर है, और आप इसको स्कैन करके डायरेक्टली क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन प्ले स्टोर से। और मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, क्लियर दिख रहा हो, ठीक है। तो जो लोग अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं वो डाउनलोड करें, और जो लोग मॉक टेस्ट देना चाह रहे हैं, फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, पेड मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, तो वहां जाके मॉक टेस्ट दें, PYQ दें, करंट अफेयर के क्वेश्चंस करें और अपने एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट्स दें। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।